कि हम इस्लाम कितना अच्छा मजहब है और मुसलमान कितने अच्छे लोग हैं। सवाल ये है कि जो समाज में मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा पैदा की जा रही है उसका सोर्स क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे समाज में, अब आप देखेंगे हमारा एग्जाम्पल कर्नाटक में लिंगायत समाज है। अगर लिंगायत समाज को यह समझा दिया जाए कि मुसलमान उनका दुश्मन है, तो लिंगायत और मुसलमानों की दुश्मनी होगी। महाराष्ट्र में मराठा है। अगर इतिहास में शिवाजी महाराज और मुगलों की दुश्मनी दिखा दिया जाए तो मराठा समाज मुसलमान के खिलाफ हो गया। उसी तरह नॉर्थ इंडिया में यादवों को खिलाफ कर दिया जाए, पंजाब में चमारों को कर दिया जाए, तो समाज में क्या होता है, सोशल लेवल पर एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। जो सोशल लेवल पे होता है वही सियासी लेवल पे आता है। तो साथियों, अगर मुसलमानों का एग्जाम्पल लिया जाए, एक 3 से 4 स्टेट है जहां पे मुसलमान तकरीबन 20% है, बाकी सारे स्टेट्स में मुसलमान 10% से कम है। कहीं 6% है, कहीं का 5% है, कहीं 2% है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा क्या कर रहा है कि ये कास्ट इंजीनियरिंग कर रहा है सामाजिक लेवल पे। अगर सामाजिक लेवल पे जैसे कर्नाटक में लिंगायत और वक्कलिगा से अलायंस हो जाए तो वहां पे कर्नाटक का मसला हल हो जाएगा। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठा है, SC ST है, वो मसला हल हो जाएगा। उसी तरह नॉर्थ इंडिया में होगा। और इसकी बेहतरीन मिसाल 2024 के इलेक्शन में भी हमने देखी है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने वहां के बहुजन समाज के साथ मिलकर इलेक्शन में जोर अदा किया, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई वहां। तो जिस कौम की समाजी जड़ें मजबूत नहीं होती, उस कौम की सियासी जड़ें मजबूत नहीं होती। ये बहुत अहम मुद्दा है। अब रही बात मुसलमानों का सियासी पहलू है। साथियों, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, हमारे साउथ इंडिया में पिछले दिनों इलेक्शन हुआ, MP इलेक्शन। पूरे कर्नाटक और तेलंगाना से एक भी मुसलमान MP चुन के नहीं आया। एक तेलंगाना से हमारे एक साहब आते हैं, वो हमेशा आते हैं। जो सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी किसी एक मुसलमान को भी जितवा के नहीं लाई। जिस कांग्रेस को मुसलमान ने पिछले 60 सालों में अनकंडीशनल सपोर्ट किया, इसके बावजूद भी वहां से कोई चुनकर नहीं आया। तेलंगाना में हमारा असेंबली इलेक्शन हुआ, जिसमें हमने बहुजन मुक्ति पार्टी ने 34 कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, जिसमें से तकरीबन 5 मुसलमान थे। कांग्रेस को मुसलमानों ने वहां पे अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, मगर वहां पे कांग्रेस से एक भी मुसलमान चुन के नहीं आया, ना ही वहां रीजनल पार्टी से कोई चुन के आया। तो ये हो क्या रहा है, ये एक तरफा मोहब्बत हो रही है, जिसका अंजाम अब हमारे सामने है। तो अब जब कर्नाटक में हुकूमत बनी, तो एक मजहबी तबके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि भाई, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को हमने जितवाया, कांग्रेस की हुकूमत बनवाई, उन्होंने हमको थैंक यू तक नहीं बोला। तो ठीक है, बढ़ा रहा है तो अपने जानकारी में। तो ये सियासी मामला क्यों पैदा हो रहा है, वो इसी वजह से पैदा हो रहा है। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि अगर मुसलमान 15% है तो एडमिनिस्ट्रेशन में 15% होना चाहिए, पार्लियामेंट में 15% होना चाहिए, जुडिशरी में 15% होना चाहिए, यहाँ तक के भारत के बजट में भी 15% मुसलमान और माइनॉरिटीज का हिस्सा होना चाहिए। मगर जो 80 हमारे MPs होने चाहिए पार्लियामेंट में, उतने नहीं हैं, जिसके नतीजे में जब मुसलमानों का कोई मामला कानून साजी का पैदा होता है तो मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला है नहीं। कानून बनाने के लिए 363 सीटें चाहिए 543 सीटों में से,
मगर इसके बावजूद भी अगर मुसलमानों के 80 सीट होते तो पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून पास करना पॉसिबल नहीं था। साथियों, अभी 100 साल हो चुके हैं जो मुसलमान जो है अनकंडीशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। ये हाई टाइम है सोचने के लिए, जब तक हमारे अंदर सामाजिक बेदारी पैदा नहीं होगी ये सारे मामले जो है दुरुस्त नहीं होंगे। साथियों, एक बात बोल के मिसाल के तौर मेरी बात खत्म करता हूं। अफ्रीका में एक ट्राइब है, एक कबीला है, वो शेर के शिकार का शिकार करता है। अगर कोई शेर शिकार करे तो क्या करता है, शेर को शिकार करने देते हैं और जैसा शेर शिकार को खाना शुरू करे बीच में जाते हैं और शेर के शिकार का एक हिस्सा काट के लेके आते हैं। ये अमल उनको करना होता है सिर्फ 4 मिनट में, सिर्फ 4 मिनट में। क्यों? शेर का जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको समझने में सिर्फ 4 मिनट लगते हैं कि उसे धोखा दिया जा रहा है। अगर उन्होंने 5वां मिनट कर दिया तो शेर को समझ में आ जाएगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है, उसका शिकार चुराया जा रहा है और शेर हमला करेगा। तो मैं जब ये घटना देखा, इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि मुसलमानों का प्रोसेसिंग टाइम कितना है कि हमको कितने दिन में समझ में आता है कि हमको धोखा दिया जा रहा है। 100 साल हो चुके हैं, 4 पीढ़ियां हमारी गुजर चुकी है, इसके बावजूद भी हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमको धोखा दिया जा रहा है। आज मुसलमान जैसी कौम, मैं समझता हूँ भारत में शायद ही कोई हो। मुसलमानों से कहा गया, मुसलमानों तुम अपने दीन की हिफाजत के लिए मसाजिद बनाओ। मुसलमानों ने पैसे दिए और मसाजिदें बनाई। मुसलमानों से कहा गया कि अपने दीन की हिफाजत के लिए मदारिस बनाओ। मुसलमानों ने मदारिसें बना दी। मुसलमानों से कहा गया कि ईदगाहें बनाओ, ईदगाहें बना दी। मुसलमानों से कहा गया कि चैरिटी करो, मुसलमानों ने चैरिटी की। मुसलमानों ने से कहा गया कि फंडिंग करो, ये सारे निज़ाम फंडिंग किए। आज भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा मसाजिद हैं। एक मस्जिद का खर्चा कम से कम 30, 40, 50 हज़ार होता है। मुसलमान उसको पे करता है। जब मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के लिए जब मसाइल खड़े होते हैं, ना कोई मस्जिद से आता उनको बचाने के लिए, ना कोई ईदगाह से आता, ना कोई मदरसे से आता। वो आना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, मैं इसके बारे में वो नहीं मैं कह रहा कि वो आना नहीं चाहते, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है जिसमें ना हमारे दीन की हिफाजत हो रही, ना हमारी कौम का दिफा हो रहा। ब्राह्मण कहते हैं कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण कहता है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, मनोधर्म की, वो धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। मगर मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता। एक आखिरी बात बोल के मेरी बात खत्म करो। हमारे सामने मिसालें हैं। प्राइम मिनिस्टर आप मोदी जी जो है आरएसएस को अपनी जिंदगी दी। आरएसएस ने उनको सीएम बनाया, फिर पीएम बनाया। अरुण जेटली आरएसएस को वक्त दिए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 4 पोर्टफोलियो दिए। प्रमोद महाजन आरएसएस में ज्वाइन किए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। उनके मरने के बाद उनकी बीवी को लोकसभा का स्पीकर बनाया, उनकी बेटी को एमपी बनाया। अमित शाह जी आरएसएस ज्वाइन करे, वो गृह मंत्री बने। आज 155 लाख करोड़ खर्च कर दिया, वो किधर पैसा गया किसी को नहीं मालूम, कोई पूछने वाला नहीं। एक मुसलमान किसी तंजीम को 30 साल, 40 साल, 50 साल देता है, वो गली का कॉर्पोरेटर भी बन नहीं पाता। अगर हम इख्तिदार में हमारी हिस्सेदारी नहीं रहेगी तो हम मनवा कैसे लेंगे हमारी डिमांड्स को। ये सारी चीज़ें जहन में रखना है। आज उसी चीज़ों को जहन में रखते हुए कुछ टॉपिक्स डिज़ाइन किए गए हैं और आपको गुजारिश करूंगा कि आप गौर से सुनें कि हमारे बहुत सारे स्पीकर्स हैं यहाँ पे इस टॉपिक्स पे बात करेंगे।
वंस अगेन आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।